हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस नए क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैंने 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 जो था उसको मैंने पूरा A to Z डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और चैप्टर नंबर 2 जो था उसमें मैंने कुछ क्लासेस पहले से ही लिया था, यानी कुछ वीडियोस मैंने पहले से ही प्रोवाइड कर दिया था। तो उसमें मैंने एक्स्ट्रा जो क्लास की जरूरत थी वो मैंने ऐड करके उसमें मिक्स कर दिया है, और आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल गया है। इन सेम वे मैंने चैप्टर नंबर 3 में भी किया था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 में भी मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स लिए थे लास्ट टाइम, लेकिन वो 2 लेक्चर्स जो है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या क्या मैंने उसमें बताया है, मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। उसका प्लेलिस्ट तो वैसे नीचे है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, जिससे आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ जरूरत है तो आप देखो, नहीं जरूरत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, लेकिन जो आज की क्लास है फिलहाल वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो स्कूल में प्री बोर्ड के नाम पे एग्जाम जो हुई थी, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स जो हुई थी, जो पेपर्स बाहर से आए थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था। जो मैंने जैसे कॉपी साइन की, जो पेपर साइन किए मैंने, जो सप्लीमेंट्री साइन किया, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वो क्वेश्चंस नहीं अटेंड कर पाए थे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था, ऐसा नहीं था कि सब नहीं कर पाए थे। कुछ स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था, बट कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ 50% ही अटेंड किया था, यानी स्टार्टिंग के 2 पॉइंट अटेंड किए, बाकी के छोड़ दिए थे। तो यही वजह था कि मैं सोचा आज वो क्वेश्चन करवा देता हूँ, और वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने इसके पहले क्या क्या लिया है। अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने इसकी जो भी बेसिक्स इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो भी बेसिक थियोरीज होती है इस चैप्टर की, वो मैंने फर्स्ट वाली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी ना, प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी उसमें मैंने सारी बेसिक्स आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो भी बेसिक्स मतलब जो भी जरूरत होता है वो। फिर उसके बाद जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में मैंने तुलनात्मक पत्रक की बेसिक के बारे में बताया है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि हमें इसमें 2 मेथड पढ़ने होते हैं। एक होता है तुलनात्मक पत्रक और एक होता है समान माप की पत्रक। तो लास्ट टाइम मैंने तुलनात्मक पत्रक के बारे में बताया था, और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, इस तरीके से मैंने 2 क्वेश्चंस भी कवर किए थे। और ये जो दो के दोनों क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई रैंडमली क्वेश्चन उठा लिया था। लास्ट टाइम भी मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को करवाया था जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी थे, और उनको समझना जरूरी था। ठीक है, तो ये जो वीडियोज है आप देख लेना, और जिससे आपको क्या होगा, जो भी आपके मन में डाउट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बेसिक्स के लिए ये 2 क्लास अच्छी रहेगी, यानी ये 2 वीडियोस अच्छे रहेंगे। आज की मैं बात करता हूं, तो आज मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कौन सा है। वाला एग्जाम्पल नंबर 5, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक तैयार कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें काफी सारे पॉइंट है ऐसे जो समझने जैसे हैं, और प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो जाती है। रीजन ये है, हमारी आदत होती है कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम करते हैं, यानी अगर हमें एक बार आ गया तो हम छोड़ देते हैं, और इसी वजह से हमें वो सारी चीजें हमारे माइंड में परमानेंटली स्टोर नहीं हो पाती हैं। तो जितना मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो भाई वही बात हो जाती है, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, जैसे ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को। राइट, तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो एक बार मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ अपनी तरफ से, और उनको एकदम सिंपलेस्ट वे में प्रोवाइड करता हूँ, जिससे क्या होगा, उनके मन में जो डाउट्स होगा वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। एक बार पूछा गया था अगस्त 20 में, और एक बार पूछा गया था जुलाई 19 में। राइट, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन में। देखो क्या, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या पूछे, तुलनात्मक पत्रक। देखो जब भी तुलनात्मक पत्रक के लिए पूछता है ना, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या किया करोगे, सॉरी सॉरी एक मिनट, ये, हाँ, जब भी तुलनात्मक पत्रक के बारे में पूछेगा तो सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि आप इसका फॉर्मेट तैयार कर लोगे। अब क्वेश्चन इसका फॉर्मेट क्या है, तो वही मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 5। का जो फॉर्मेट है, इसमें टोटल, ध्यान से सुनना, इसमें टोटल 6 कॉलम बनते हैं। जो पहला कॉलम होता है वो होता है विवरण का, ध्यान से सुनना, पहला कॉलम क्या होता है, विवरण का होता है। उसके बाद थोड़ा जगह छोड़ के दूसरा कॉलम बनाना टिप्पणी नंबर, दूसरा कॉलम क्या बनाना है, टिप्पणी नंबर। जो आपका तीसरा कॉलम होता है वो होता है गत वर्ष, क्या होता है, गत वर्ष। ध्यान से सुनना, आपको सब याद हो जाएगा। पहला कॉलम विवरण, दूसरा कॉलम टिप्पणी नंबर, तीसरा गत वर्ष, चौथा चालू वर्ष, पांचवा कमी वृद्धि, पांचवा क्या है, कमी वृद्धि, और छठा भी जो है वो रहेगा कमी और वृद्धि। बस अंतर क्या है कि ये वाला जो कमी वृद्धि ये है रुपए में, और ये वाला है प्रतिशत में, बस यही अंतर है। क्लियर है, टोटल कितने कॉलम बनेंगे, टोटल 6 कॉलम बनेंगी। पहला विवरण, दूसरा टिप्पणी, तीसरा गत, चौथा चालू, पांचवा कमी, छठा भी कमी, लेकिन एक प्रतिशत में और एक रुपए में, ये याद रखना। पहले रुपए में आएगा फिर प्रतिशत में आएगा। ठीक है, अब इसको पूरा तैयार करने का जो तरीका है वो ये है, सबसे पहले आप लाइन खींच लिया करो।
ठीक है, ये बिना स्केल के लाइन है इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा ही होगा, और लाजमी सी बात है। मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। ने क्या किया है, लाइन ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद आपको जो और एक्स्ट्रा याद रखना है, वो याद ये रखना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें याद ये रखना, इनको एक नंबर दे देना है। अब बोलोगे सर नंबर क्या देना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर देने के लिए भी मुझे लाइन थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा नीचे से कर देता हूँ। ठीक है, हाँ इतना चलेगा। अब ध्यान से सुनना, नंबर कैसे देना है। नंबर देना है 1, 2, 4, 5 और ये हो गया 6। ध्यान से सुनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम है ना, नंबर दे देना है। अब ध्यान से सुनना, ये कमी वृद्धि वाला है, इसमें आपका आएगा 4 - 3। क्या आएगा, 4 - 3। 4 मतलब ये चालू वर्ष का और ये गत वर्ष का, इसमें से इसको माइनस कर देना है। फिर जो छठा नंबर रहेगा उसमें रहेगा 5/3 × 100। क्या रहेगा, 5/3 × 100। आपको मतलब बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं कि 5/3 मतलब पांचवें कॉलम का वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये 5/3 का मतलब है कि 5 का मतलब पांचवी कॉलम की इंफॉर्मेशन और 3 का मतलब तीसरे कॉलम की इंफॉर्मेशन। तो ये गलती नहीं होना चाहिए। तो पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा पहले ऐसे फॉर्मेट रेडी कर लेना है, मतलब ये बॉक्स बना लेना है। दूसरा टारगेट होगा कि जो क्वेश्चन में जानकारी दिया है उसके आधार पे एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार कर लो। जैसे इसमें बिक्री से उपज दिया है, पुनः विक्रय के लिए खरीदी दिया है, स्टॉक में परिवर्तन, अन्य खर्च और आयकर, इतनी जानकारी दी है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इतनी चीजों को रेडी कर लेता हूं। सबसे पहले क्या दिया था, तो सबसे पहले दिया है बिक्री से उपज। ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले दिया हुआ है बिक्री से, और जो जो लिखा है मैं उसको लिख लेता हूँ, बिक्री से उपज पहला पॉइंट। उसके बाद अगला है खर्च। तो खर्च में भी काफी सारे हैं, तो जिसमें पहला खर्च हमारा है पुनः विक्रय के लिए शुद्ध खरीदी। पहला क्या है, पुनः विक्रय के लिए शुद्ध खरीदी। दूसरा है स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन। तीसरा है अन्य खर्च। उसके बाद हमें पता है कि खर्च में 3 है, इन सभी को जोड़ोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कुल खर्च। हमें क्या मिल जाएगा, कुल खर्च। कुल खर्च यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे बिक्री से उपज है। अब अगला काम होता है कुल खर्च में से, सॉरी, कुल उपज में से कुल खर्च को माइनस करना। ठीक है, क्या होता है, कुल उपज में से कुल खर्च को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये थोड़ा और बड़ा है, तो मैं इसको यहां तक बना देता हूँ। मैं जैसे जैसे रेडी करते जा रहा हूँ वैसे वैसे ही आप भी रेडी करना, गलतियां नहीं होंगी। ओके, तो कुल उपज में से कुल खर्च माइनस करोगे तो ये मिलेगा आयकर से पहले का लाभ। फिर इसमें से हमें माइनस करना होगा आयकर, क्योंकि सवाल में भी हमें आयकर दिया हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर देंगे आयकर। और जब आयकर माइनस करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा आयकर के बाद का लाभ। ठीक है, क्या बचेगा, आयकर के बाद का लाभ। ये हो गया हमारा जो फॉर्मेट रेडी। ठीक है, अब इसमें से वैल्यूज ढूंढ के लिखना है, कहां से, क्वेश्चन में से। तो पहला वैल्यू दिया हुआ है 15 लाख रुपए बिक्री से उपज। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2017 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2016 लिखा हुआ है। एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से उल्टा लिखा होगा। तो दिमाग में एक बात रखना कि हमारा जो चालू, मतलब ये जो नया वाला साल होगा ये हमारा चालू वर्ष होगा, और ये जो दूसरा पिछला साल होगा ये हमारा क्या होगा, गत वर्ष होगा। जैसे हमारा 2023 चल रहा है, तो चांसेस है कि 2023 और 2022 दे सकते हैं। तो याद रखना, जो नया वाला होगा वो आपका चालू वर्ष हो जाएगा, जो पुराना वाला होगा वो गत वर्ष हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गत वर्ष का इन्फॉर्मेशन लेंगे, 9 लाख, 6 लाख और 50 हजार। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो जो जानकारी है। सबसे पहले गत वर्ष में मैं यहाँ पे बिक्री से उपज में लिख देता हूँ 9 लाख। ठीक है, और फिर ये आपका यहाँ पे लाइन खींच देना, यहाँ पे टोटल खत्म इसका। पुनः बिक्री के लिए खरीदी ये हो गया 6 लाख। उसके बाद 6 लाख के बाद स्टॉक में परिवर्तन 50 हजार।
अभी अन्य खर्च के लिए थोड़ा सा इशू है, इसलिए वो नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वो देखोगे तो यहाँ पे 12 लिखा है और लिखा है बिक्री लागत की प्रतिशत, इसलिए ये वाला अभी नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो ये वाला है, तो 15 लाख, 9 लाख और 50,000, ये है 15 लाख, 9 लाख और 50,000। तो यहाँ लिखते हैं 15 लाख, फिर से वही मैंने कहा ना, लाइन खींच देना, फिर 9 लाख और ये हो गया 50,000। और बाकी का भी दिया नहीं, तो जैसे जैसे बाकी का मिलेगा वैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम खर्च वाला निकालते हैं, क्योंकि वो नहीं निकालोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। खर्च वाले के लिए क्या लिखा है वो ध्यान से सुनना। लिखा है कि जो अन्य खर्च है हमारा, ध्यान से सुनना, जो अन्य खर्च है वो बिक्री लागत की प्रतिशत है। क्या बोला है? बिक्री लागत की प्रतिशत है। और ये 10% है, ये 12% है, लेकिन बोला है बिक्री लागत की प्रतिशत। तो सबसे पहले काम करते हैं ना, बिक्री लागत का फॉर्मूला लिखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं बिक्री लागत का फॉर्मूला, तो ध्यान से सुनना, बिक्री लागत बराबर, हमने पढ़ा है फॉर्मूला होता है प्रारंभिक स्टॉक प्लस ए खर्च माइनस अंतिम स्टॉक। ऐसा फॉर्मूला होता है, प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी खर्च माइनस अंतिम स्टॉक। ये एक फॉर्मेट होता है आपका बिक्री माल की लागत का। पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे हमें अन्य खर्च लिखा है, स्टॉक में परिवर्तन लिखा है और पुनः विक्रय के लिए खरीदी लिखा है। मतलब प्रारंभिक और अंतिम तो हमको दिया ही नहीं है। तो एक बात आप ध्यान से गौर से देखो, प्रारंभिक और अंतिम नहीं दिया, लेकिन प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक का फॉर्मेट तो अंदर है। अब इसको कैसे कवर अप करोगे? तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला है जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, और थर्ड चैप्टर का जो फॉर्मेट है अगर आप उसको याद रखोगे तो ये समझना आसान होगा। फॉर्मेट क्या था? हमने पढ़ा था कि स्टॉक में परिवर्तन, ध्यान से सुनते जाना, स्टॉक में, चलो इसको मिटा ही देता हूं, स्टॉक में वर्तन बराबर, क्या पढ़ा था हमने? स्टॉक में परिवर्तन बराबर प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। कुछ ऐसा ही होता है कि नहीं? यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो हमारा प्रारंभिक माइनस अंतिम है, ये कहीं ना कहीं यही प्रेजेंट करता है। क्या प्रेजेंट करता है? प्रेजेंट करता है स्टॉक में परिवर्तन। इसका मतलब ऑलरेडी हमें स्टॉक में परिवर्तन जो है वो दिया हुआ है, तो जब स्टॉक में परिवर्तन दिया तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, राइट। और अगर आंसर प्लस में, और इसका मैंने बताया भी आपको फॉर्मेट में कि अगर आंसर प्लस में हो तो प्लस कर देना और माइनस में हो तो माइनस कर देना। हमारा दोनों का दोनों आंसर जो है देखोगे तो प्लस में ही है, इसलिए हमें क्या कर देना है? प्लस ही करना है। लेकिन अब सुनते जाना आगे का। अब यहाँ पे तो चलो अगर मैं 2016 की ही जानकारी ले लेता हूं, तो 2016 की जानकारी में एक बात तो पता चल गया कि भाई स्टॉक में परिवर्तन 50,000 रुपए लेना है, लेकिन खरीदी प्लस खरीदी खर्च तो हमें दिया ही नहीं है। लेकिन हमें यहाँ लिखा है पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी। शुद्ध खरीदी का मतलब क्या होता है? शुद्ध खरीदी का मतलब होता है खरीद माइनस खरीद माल वापसी होता है, पर खरीद माल वापसी भी नहीं है और खरीदी खर्च तो है ही नहीं। इसका मतलब ये फॉर्मेट में ये वाला हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हमें ये लिखने की जरूरत नहीं तो हमें खरीदी ही हमारा क्या बन जाएगा? शुद्ध खरीदी बन जाएगा। और जो हमें दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है ये 6 लाख रुपए, राइट। यानी 2016 के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारा स्टॉक में परिवर्तन ये हो जाएगा और शुद्ध खरीदी हमारा, क्योंकि खरीदी हमारा क्या बन जाएगा? शुद्ध खरीदी। क्लियर है इतना? तो 50,000 प्लस 6 लाख, तो ये हो गया हमारा 6.5 लाख 2016 का। और इसका कितना प्रतिशत है? तो इसका है 12% है। तो 6.5 लाख का 12% अगर हम करते हैं तो 6.5 लाख का 12%, तो ये हो जाएगा 78,000 रुपए। यानी जो अन्य खर्च आया है 2016 का, वो आ गया है 78,000 रुपए। तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अन्य खर्च इज इक्वल टू 78,000। अब इसी तरीके से 2017 का भी कर लेते हैं। तो जब 2017 का हम करने जाएंगे तो बात वही आ जाती है, जैसा मैंने कहा कि स्टॉक में परिवर्तन दिया है 50,000 रुपए और खरीदी दिया है 9 लाख रुपए। तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9,50,000 हो जाएगा, राइट। अब 9,50,000 हो गया है, तो अब हमें इसका क्या कर देना है? इसका परसेंटेज निकालना। कितना परसेंटेज है? 10%। तो 9,50,000 का 10% करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9,50,000 का 10%, यानी कि 95,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, राइट। अब ये हमें मिल गया है, तो अब हम चलते हैं और फॉर्मेट में लिख के बात को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 95,000। अब सुनना, अब हमें पूरा फॉर्मेट मिल गया। अब मैंने क्या कहा? इसका हमें क्या करना होता है? टोटल। तो अब इसका अगर हम टोटल करने बैठते हैं तो इसका टोटल देखो कितना आएगा? तो 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 78,000,
ये आएगा 7,28,000। कितना आएगा? 7,28,000। अब कुल हमारा जो कुल आय होता है, कुल आय तो हमारे पास नहीं, तो बिक्री की उपज, यानी कि कुल आय में से कुल खर्च अगर हम माइनस करते हैं तो कुल आय हमारा कितना आया था? इसका कुल आय हमारा इसका आया था 9 लाख। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 9 लाख में से 7,28,000 माइनस कर देना है। तो आयकर से पहले का लाभ आ गया है 1,72,000 रुपए, और जो हमें आयकर दिया है वो हमें दोनों में ही 30% दिया है। तो यहाँ पे आयकर वाले में लिख देते हैं ब्रैकेट में 30%। 1,72,000 का 30% करोगे तो ये आएगा 51,600, और उसको भी माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,20,400। ये पहले हमें 2016 का फॉर्मेट रेडी। इसी तरीके से 2017 का भी कर लो। तो 2017 का टोटल कर लो। 9 लाख, 9 लाख प्लस 50,000 प्लस 95,000, तो ये हो जाएगा 10,45,000। कितना हो जाएगा? 10,45,000। मैंने क्या कहा? कुल आय में से, कुल आय कितना है हमारा? 15 लाख है। 15 में से 10,45 माइनस करो, तो 15 लाख में से 10,45 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4,55,000। कितना आएगा? 4,55,000। अब हमें क्या करना है? 4,55,000 का 30% कर देना है, तो ये आएगा 1,36,500। अब 1,36,500 आया, अब उसमें से हमें क्या माइनस कर देना है? 4,55। तो 4,55 माइनस करोगे तो ये आएगा 3,18,500। बस ये हो गया हमारा फॉर्मेट रेडी। जैसे ही फॉर्मेट रेडी हो जाता है, अगला काम क्या है वो सुन लो। तो अगला काम हमारा होगा इस फॉर्मेट को यूज करके ये दोनों कॉलम को भरना। तो ये फॉर्मेट क्या था? 4 में से 3 माइनस करो, यानी ये वाला 4 है, ये 3 है, तो 15 में से 9 गया, कितना आएगा? 6 लाख। एक एक करके कॉलम करना, दोनों करके जबरदस्ती भागने की जरूरत नहीं है। फिर 9 में से 6 गया, कितना आएगा? ये आएगा 3 लाख। एक एक करके करोगे तो गलती 0% है, मतलब चांसेस जो है वो 0% हो जाएंगे। तो 50 में से 50 करोगे, डैश हो जाएगा। 95 में से ये 78 गया, तो ये आपका आएगा 17,000। फिर उसके बाद ये अगला कॉलम, और 10,45 में से 7,28, तो 10,45 में से 7,28,000, तो ये आएगा 3,17,000। वैसे तो चाहते इसका टोटल भी कर लेते, लेकिन मैंने कहा ना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, आपको ऐसे ही फॉलो करना है ताकि गलती होने के चांसेस 0% रहे। तो 4,55 माइनस 1,72,000, तो ये हो जाएगा 2,83,000। ठीक है, एक बार चेक करने के लिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1,36,500 में से 51,600, तो ये आएगा 84,900। कितना आएगा? 84,900। फिर 84,900, फिर ये वाला माइनस करोगे, 3,18,500 माइनस 1,20,400, कितना आएगा? ये 1,98,100। क्लियर है? वैसे अगर आप इसमें से भी माइनस करते, देखो 6 लाख में से में आप 3,17,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 2,83,000। फिर 2,83,000 का 90% करोगे तो 84,900 ही आएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि जब हमें बोला है फॉर्मेट में, तो इसी चीज को फॉलो करो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला काम क्या होता है? 5/3। तो 5/3 का मतलब क्या है? पांचवें कॉलम का वैल्यू है 6 लाख, और तीसरे कॉलम का वैल्यू है 9 लाख। तो 6 लाख बटे में 9 लाख गुणे 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो, 6 लाख बटे में 9 लाख गुणे 100, ये आ जाएगा 66.67। आपकी बुक में जो है आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, इसलिए उसको देखने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? 6 लाख बटे में 9 लाख आ जाएगा 66.67। उसके बाद अगला है 3 लाख बटे में 6 लाख, तो ये आ जाएगा 50%। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला तो डैश हो गया, फिर 17,000, ये वाला मैं लिख देता हूँ कि इसमें गलती ना हो। 17,000 बटे में 78,000। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, एक एक लाइन छोड़ के लिख देना आप लोग भी, तो क्या उसमें अच्छा दिखेगा। 17,000 बटे में 78,000 गुणे 100, इसको सॉल्व करोगे तो 17,000 बटे में 78,000 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 21.79। कितना आएगा? 21.79। अब अगला चलते हैं, तो 3,17,000 भागे 7,28,000, तो ये आ जाएगा 43.54। कितना आ जाएगा? 43.54, ये अगला कॉलम है। ठीक है, अब उसके बाद 2,83,000 डिवाइडेड बाय 1,72,000, हाँ 1,72,000 परसेंटेज करोगे तो ये आएगा 164.53। कितना आएगा? 164.53। और उसके बाद फिर 84,900 भागे 51,600 परसेंटेज करोगे तो ये भी आएगा सेम ही 164.53। फिर अगला सॉल्व करोगे तो अगला भी इतने ही आने वाला है, 1,98,100। फिर भी सॉल्व करके देखना जरूरी है, 1,20,400, तो ये आएगा 164.53। और इस तरीके से ये हमारा जो सवाल है
वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्लियर इतना? तो ये है हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या रह जाती तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और किसी भी सवाल में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया है, कुछ नया सीखना है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरी जितनी कैपेसिटी होगी उतना मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ये वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत मिस्टेक देख ली, इस वजह से मैं सोचा एक बार बता देता हूँ कि स्टॉक में परिवर्तन वाला जो पॉइंट होता है, यानी सॉरी अन्य खर्च वाला पॉइंट, उसको कैसे समझ के सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन सेम टू सेम आपकी बुक में है और उसमें बहुत सिंपल लिख दिया है। उसमें साफ साफ लिख दिया है बिक्री का प्रतिशत, जो नॉर्मली स्टूडेंट एग्जाम में किए थे तो वही वाला वो पूछा है, बिक्री का प्रतिशत। यानी कि बिक्री का प्रतिशत का मतलब क्या है कि सीधा का सीधा इसी का परसेंट निकालें। जो 9 लाख दिया है ना, इस 9 लाख और 15 लाख का डायरेक्टली निकाल लेना है। लेकिन इस वाले में बोला था बिक्री माल की लागत का, तो जब बिक्री माल की लागत का दिया तो उसका ये फॉर्मेट होता है। क्लियर इतना? तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्जाम नजदीक है, जितनी दुआएं ले सको उतना लो। मेरी भी दुआ आपके साथ रहेगी, मेरा भी प्रार्थना आपके साथ रहेगा। और थोड़ा सा सपोर्ट आपका जरूरी है ताकि ये चीजों को मैं और आगे बढ़ा सकूं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।